हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल से रिलेटेड किसी भी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में। तो आज हम लोग डिटेल से वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले हम जान लें कि वायुमंडल है क्या। ठीक है, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस धरती पे, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, ठीक ना, तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर, वायु से बनी एक घनी चादर है, से ये जो हमारी पृथ्वी है वह घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए, शुद्ध देसी भाषा में जो वायुमंडल है वो हमारी धरती से घिरी हुई एक चादर के प्रकार की है। कैसी चादर? जो वायु से बनी हो, यानी वायु से बनी घिरी चादर को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्लियर हो गया। वायुमंडल मीन्स वायु, हवा। ठीक है, अब उस हवा में गैस तो होंगी ही, तो हम ये जान लें कि कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा, वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, और इसकी मात्रा कितनी होती है? 70%। एग्ज़ाम में पूछता है कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो किसकी होती है? नाइट्रोजन। और कितनी होती है? 70%। नाइट्रोजन के बाद जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ये भी एग्ज़ाम से पूछता है, उसकी मात्रा ज़रूर पूछता है कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। और आर्गन की मात्रा 0.93%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2 जो गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा 0.03% होती है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% सबसे कम होती है। ठीक ना। इन गैसों के अलावा, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायु में छोटे छोटे धूल कण होते हैं, धूल के भी कण होते हैं छोटे छोटे हवा में, वो भी मौजूद होते हैं। ये भी है कि आता है पेपर में कि गैसों के अलावा और क्या वायु में मिक्स होता है, कि वायु में क्या और मिश्रण होता है, तो किसका होता है? छोटे छोटे धूल कणों का होता है। ठीक ना। जो ये हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो 5 परतों से, यानी जो हवा की जो चादर है, जो हमारी पृथ्वी को अपने चारों तरफ से घेरे हैं, वो 5 भागों में बटा है, 5 परतों में। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वह आयतन मंडल कहलाता है, और जिसकी दूरी 500, मतलब हम जहाँ रहते हैं, ठीक ना, वहाँ से लेके 500 किलोमीटर की दूरी तक ये होता है। तो आयन मंडल कितना हो गया? 50 से 500। उसके बाद जो आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल किसको बोलते हैं? समताप मंडल में ही होता है, उसको ही ओजोन मंडल बोलते हैं। ये यहाँ पे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सब ये क्या है? सारी परतें हैं। अभी मैं डिटेल से आगे बताऊंगी वायुमंडल की 5 परतों के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल से रिलेटेड ये भी है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें आती हैं, ये भी आता है। ग्रीन हाउस गैस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में एकदम आते ही आते हैं। ठीक है, चलते हैं, अब जानते हैं ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हमारे वायुमंडल में फैलकर जो पृथ्वी से जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, जो हमारी पृथ्वी से जो ऊष्मा जो निकलती है, उसे रोक कर लेती है। कौन सी गैस रोकती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
एक सवाल यहाँ भी बना कि हमारे जो पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी गैस रोकती है? तो कौन सी गैस रोकती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और यही गैस जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव लाती है। और इसीलिए ये जो गैस होती है CO2 उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर ये गैस ना हो, ठीक ना, कौन सी गैस? CO2 गैस ना हो तो इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होगा। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। यानी जो CO2 जो हमारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है? पृथ्वी को ठंडा होने से बचाती है। ठंडा होने से बचाती है मतलब इसका जो तापमान है अत्यधिक ठंडा होने नहीं देती है। ठीक है। और जब कल कारखानों से वाहनों के जो धुएं निकलते हैं उनसे जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होने लगता है। तो गर्म होता है तो इससे क्या निकलता है? ये धुएं से क्या निकलता है? CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और यही पृथ्वी को वो जो उसकी ठंडक होती है उसको कम करती है। और इसी जो ठंडक को जो कम करती है तो वातावरण क्या गर्म हो जाता है। और इसको ही क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस है यानी नेचुरली जो गैसें पाई जाती हैं जिसे इंसान नहीं बनाता है वो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? मेन प्रमुख ये ग्रीन हाउस गैस है। CO2, ठीक है। मीथेन, जल वाष्प, जो जल को मतलब गर्म से सूर्य की रोशनी से जो जल होता है गर्म होकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। फ्लूओरिनीकृत गैसें भी जो होती हैं ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है? ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये मानव निर्मित है। ठीक है, मानव निर्मित। और ये कैसे मानव निर्मित है? जो फ्रिज से यानी रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। AC से जो निकलती है वो भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ये भी क्या होती है? ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। ठीक ना। याद कर लीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो नेचुरली कौन कौन सी होती हैं जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लूओरिनीकृत गैस है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें हैं। अब हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो जो हमारा वायुमंडल है मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो हमारा वायुमंडल है वो उस किसे कहते हैं? वायुमंडल जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो घनी जो चादर है उसे हम क्या करते हैं? कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु जो घेरा है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जो वायुमंडल की जो संरचना होती है वो 5 परतों में उसे बांटा गया है। ठीक ना। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और जो बाटा ये पृथ्वी की सतह जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ये आरंभ होती है वायुमंडल। जो वायुमंडल जो है उसकी 5 परतों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन सी 5 परतों में बांटा गया है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल और बहिर्मंडल। और हाँ एक चीज़ और, ये जो पांचों मंडल है आपको तो याद करने ही करने हैं लेकिन इसका हिंदी नाम के साथ ये जो अंग्रेजी नाम है इसको भी याद करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ इंग्लिश नाम ही दे देता है। जैसे क्षोभ मंडल के बजाय देगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के बजाय देगा। तो यानी ये सब जो नाम है वो इंग्लिश के नाम भी आपको याद करने हैं। तो कौन कौन सी पांचों परतें हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एकदम ज़रूरी है, इंग्लिश में भी नाम याद करिए और हिंदी में भी नाम याद करिए। तो हिंदी में तो देता है तो आप इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हैं
ठीक, इंग्लिश में याद किए हैं, तो अगर हिंदी में देता है तो कन्फ्यूज़न है, तब इंग्लिश वाले में देख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने हिंदी याद किया है और हिंदी में ही वो इंग्लिश नाम उसका दे देता है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद करना हिंदी के साथ। चलिए अब एक एक करके इन पांचों परतों को डिटेल से पढ़ते हैं। क्षोमंडल, क्षोमंडल को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये जो परत होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये जो परत होती है वो पृथ्वी से आरंभ होती है और जहाँ हम रहते हैं तो इसी परत में रह के हम सांस लेते हैं। और सांस को पता है जीवन के लिए सांसें बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। इसके बिना जीवन यापन हो ही नहीं सकता है, इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। क्षोमंडल की जो होती है ये हमारे पृथ्वी से कितनी इसकी ऊंचाई है? 13 किलोमीटर। ऊंचाई भी पूछता है कि क्षोमंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, तो 13 किलोमीटर एकदम याद रखिएगा। और इस मंडल में मौजूद जो वायु होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है उससे हम सांस लेते हैं। और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान एवं ओलार्पण, सब क्या होता है? इसी परत में होता है। किस में होता है? क्षोमंडल में। अब देखिए क्षोमंडल का पूछता कैसे है एग्ज़ाम में कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। ठीक है, तो किस में होती हैं? क्षोमंडल में। फिर पूछेगा कि 13 किलोमीटर पृथ्वी से औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर किस मंडल का है, तो किसका है? क्षोमंडल में। किस मंडल में हम सांस लेते हैं? ठीक है, किसमें? क्षोमंडल में। 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए। तो क्षोमंडल में कंप्लीट हो गए सारे मौसम संबंधी घटनाएं क्षोमंडल में। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर। ठीक है, और सांस हम किस में लेते हैं? क्षोमंडल में। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल कहाँ से प्रारंभ होता है? जहाँ से क्षोमंडल खत्म होता है उसके बाद समताप मंडल का आता है। ठीक है, समताप मंडल का जो भाग है वो क्षोमंडल के ऊपर से स्टार्ट होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50। और क्षोमंडल की ऊंचाई कितनी थी? 13 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर। याद रखिए किसकी? समताप मंडल की। यह जो मंडल है यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त रहता है। यहाँ पे कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती है? क्षोमंडल में। ठीक ना, और क्षोमंडल के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल। जब वहाँ मौसम संबंधी घटनाएं कुछ भी नहीं होती हैं समताप मंडल में, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है? इसी परिस्थिति में क्या हवाई जहाज उड़ती है। ठीक है, किस में आता है एग्जाम में कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो किस में उड़ता है? समताप मंडल में। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, समताप मंडल में ही क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? जो हमारे जो ये सूरज है, सूरज से जो डायरेक्ट जो किरणें जो पड़ती हैं हमारी इस पृथ्वी पे, तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें यूवी की जो होती है, यूवी किरणें जो होती हैं ये जो पृथ्वी पे जब आती है तो यहाँ पे जो ये समताप मंडल है, समताप मंडल में ये ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर इस जितनी भी अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, तो और शुद्ध जो हमारे पास प्रकाश जो आता है वो आता है उसमें यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें नहीं होती है, पराबैंगनी किरणें नहीं होती है। और आपको बता दें कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं ये स्किन कैंसर इससे होता है। स्किन में पड़ जाए तो स्किन कैंसर होता है। तो वो ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन परत इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और ये किस में है? समताप मंडल में। ये तो आप जान गए कि ओजोन परत जो किस में है? समताप मंडल में। और ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर को मापने के लिए यानी ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो कितनी है उसको मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डोप्सन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, डोप्सन का प्रयोग किया जाती है ओजोन लेयर की मोटाई को नापने के लिए। ठीक है, तो समताप मंडल में कितने सवाल हुए? समताप मंडल कितना होता है? ये क्षोमंडल के ऊपर वाला हिस्सा है और जो 50 किलोमीटर तक फैला होता है और इसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसमें हवाई जहाज चलाने के लिए यही मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसके बाद से इसी मंडल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी मंडल में कौन सा है? ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस, ये ओजोन जो है ना वो ऐसे लिखाएगा, मिस्टेक हो गया, ओजोन। ठीक है, ओजोन जो गैस होती है वो हमारे पृथ्वी पर जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, उसको आने में रोकती है यानी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और ओजोन लेयर की मोटाई को
मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन। ठीक है, ये समताप मंडल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं आता है समताप मंडल से। ठीक है, मैं आपको बताते जाऊँगी क्वेश्चन। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए, एकदम लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के बाद से आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा, और मेरी वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे बिल्कुल फिट हो जाएगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको देखना है, समझना है। ठीक ना? और मैं इसके साथ साथ क्वेश्चन भी आपको बता रही हूँ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तीसरा क्या है? मध्यमंडल। जैसा नाम से पता चल रहा है, मध्य मतलब बीच का। 5 परतें होती हैं ना वायुमंडल की, तो 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, क्षोभमंडल, समताप मंडल। तीसरा कौन है? ये मध्यमंडल। उसके बाद 2 आ रहेंगे, तो 2 5 के बीच में क्या है? तीसरा बीच में आ रहा है, इसलिए इसे मध्यमंडल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, यानी यहाँ समताप मंडल जो 50 किलोमीटर की दूरी पर फैला है, वहाँ पे जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से कौन सा मंडल स्टार्ट होता है? मध्यमंडल, मेसोस्फेयर होता है। ये लगभग 80 किलोमीटर। वो क्षोभमंडल कितना था? 13। समताप मंडल 50। ये कितना है? 80 किलोमीटर। याद रखिए इसको। मध्यमंडल ऊंचाई होती है। ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, यानी जो उल्का पिंड आते हैं, जो वो अंतरिक्ष में जो प्रवेश करते हैं, इस परत पे आने पे जल जाते हैं, यानी मध्यमंडल में आने के पर वो जल जाते हैं। यानी अगर मध्यमंडल ना रहा तो वो उल्का पिंड आ करके हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते थे, पृथ्वी को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन क्या होता है, मध्यमंडल में आते के साथ वो नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल से सवाल कैसे आते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तापमंडल के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और हाँ, इसमें इस सवाल ऐसे आता है कि उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड किस मंडल में आकर के जल जाते हैं? तो किस में आकर जलते हैं उल्का पिंड? मध्यमंडल में। ठीक है, वायुमंडल बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िए, इससे जो क्वेश्चन आएंगे एक भी आपके छूटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको किया है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो पकड़ा जाए, इससे एकदम बाहर आएगा ही नहीं। वैसे मैंने इसको तैयार किया है। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल को आयनमंडल भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में थर्मोस्फेयर कहते हैं। बाह्य वायुमंडल की एक खासियत है, क्या खासियत है, विशेषता उसकी है कि जैसे इसकी ऊंचाई जो होती है बढ़ती है, तापमान उतना ही अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे वह ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। ठीक ना? और आयन मंडल जो है, ये आयन मंडल इस परत का एक भाग है। बाह्य वायुमंडल का एक परत का भाग क्या है? आयन मंडल। जैसे सप्ताह मंडल का एक भाग क्या था? ओजोन परत था। ठीक, और ये कितने दूरी तक फैला है? ये आता है कि वो आयन जो बाह्य वायुमंडल है उसकी दूरी कितनी है, तो ये कितना? 80 से 400 किलोमीटर दूर तक। यानी 80 से 400 किलोमीटर जैसे ये बढ़ता है, इसकी जो होती है तापमान में अत्यधिक तीव्रता होती है, बढ़ते जाता है। और इसी बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, जितनी रेडियो कम्युनिकेशन यानी रेडियो संचार की जो होती है सैटेलाइट्स, इसी में रहते हैं। किसमें? बाह्य वायुमंडल में ही रहते हैं, और वो वहाँ से जो होते हैं रेडियो तरंगे पृथ्वी तक परावर्तित कर देते हैं। यानी जितने सैटेलाइट्स हैं वो सब किस में होते हैं? बाह्य वायुमंडल में। अब देखिए बाह्य वायुमंडल से सवाल कैसे आते हैं? सवाल आते हैं कि बाह्य किस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर उसकी तीव्रता, ठीक, अत्यधिक तीव्रता के साथ जो होती है उसका तापमान बढ़ता है, तो किस में बढ़ता है? बाह्य वायुमंडल में। फिर दूसरा सवाल आता है कि इसकी कितने किलोमीटर तक ये फैला हुआ है? कितने किलोमीटर से? 80 से 400 किलोमीटर। दो क्वेश्चन। और रेडियो संचार जो होता है किस परत में होता है? किस परत में रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो वापस आती हैं पृथ्वी तक, तो किस में होती है? बाह्य वायुमंडल में। क्लियर है? रेडियो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सैटेलाइट इसी में होता है। सैटेलाइट किस में फिट किया जाता है? बाह्य वायुमंडल में। वायुमंडल की जो 5वीं परत है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ऊंची, सबसे जो आखिरी जो परत है वो कौन सा है? बहिर्मंडल है। और जो इसकी ये जो होती है ना बहिर्मंडल, ये वायु की पतली परत होती है। ठीक है, वायु की पतली परत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो होती है इस परत पे हल्की गैस जैसे
हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। यानी ये पतली जो परत होती है वायुमंडल की क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो सबसे हल्की गैसें होती हैं, कौन कौन सी हल्की गैसें होती हैं? हीलियम और हाइड्रोजन इस अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यानी वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। बहिर्मंडल से कैसे सवाल आते हैं? बहिर्मंडल से सवाल आते हैं कि ये जो किस मंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं जो तैरती रहती हैं? तो किस में? बहिर्मंडल में। और ये जो होती है कौन कौन सी गैसें होती हैं? हल्की गैसें कौन कौन सी होती हैं? हीलियम एवं हाइड्रोजन। ये बहिर्मंडल से भी सवाल आते हैं कि कौन सी अंतरिक्ष में गैसें होती हैं जो तैरती रहती हैं? तो कौन कौन सी होगी? हीलियम एवं हाइड्रोजन। मैंने आपको एकदम इजी वे में वायुमंडल की 5 परतों के बारे में बताया, मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया, ठीक ना, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में बताया। ये सब चीज़ों को आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए और मेरी वीडियो 3 से 4 बार देखिए। बिल्कुल आपको वायुमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक ना। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।